सो बैक इन ब्रसेल्स मार्लो's aunt tried to nurse him back. तो मार्लो जब वापस पहुंचता है तो कर्ट्स की डेथ के बाद हमने देखा कि कोई नैरेटिव नहीं बयान किया गया। मार्लो को डिसहार्ट हो गया, सुसाइडल हो गया, बहुत ही नेगेटिव हो गया और नेगेटिव जो फोर्सेस हैं उसके दिमाग पे चिपक गई और उस नेगेटिव वाइब्स जो हैं उसमें से निकल रही थी। तो मार्लो को वापस सेहतमंद होने में थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद एन unnamed representative of the company then visited Marlowe and wanted the papers that Kurtz had given to him. As he did when pressed by the manager on their voyage home, Marlowe refused. तो एक unnamed कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव उससे मिलने के लिए आता है और डिमांड करता है कि कर्ट्स की जो पेपर से जो डॉक्यूमेंट उसने अगर कुछ दिया है सारा कुछ हमारे हवाले कर दो। लेकिन मार्लो नहीं देता है किसी को कोई चीज़ भी, और इससे पहले मैनेजर भी डिमांड करता है कि अगर कोई चीज़ है तो मुझे दे दो आप, कर्ट्स ने अगर आपको कुछ दिया है तो। लेकिन मार्लो जो है ये बात से भी इनकार करता है। He eventually gave the man the copy of Kurt's report on the suppression of the savage custom. उसे एक रिपोर्ट जरूर देता है, एक सारे डॉक्यूमेंट तो नहीं देता, एक ऐसी चीज जरूर देता है जो सबके साथ वो शेयर कर सकता है। वो है कर्ट्स की एक रिपोर्ट जो है उसका टाइटल है द सप्रेशन ऑफ द सैवेज कस्टम्स बट विद द पोस्ट स्क्रिप्ट एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूज टॉर्न ऑफ। लेकिन इसका जो पोस्ट स्क्रिप्ट है, जो एंड पार्ट है, जो बाद में ऐड हुआ पार्ट है, उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स जो उसने लिखा है उसे हटा देता है वहां से, क्योंकि ये आखिर में बिल्कुल उल्टा मैसेज हो जाता है, एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स। तो वो कहते हैं इसको साथ नहीं रखना ताकि कर्ट्स की रेपुटेशन, अब कर्ट्स के साथ ये जो वफादारी वो निभा रहा है ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट है। आखिर क्यों कर्ट्स ने अगर बुरे काम किए हैं तो ठीक है, लोगों को पता चलना चाहिए कि कंपनी वहाँ क्या कर रही थी, और मैक्सिमम ईवल जो कंपनी कमिट कर रही है वो कर्ट्स की फार्म में ही दुनिया को पता चलेगा ना। तो वो कर्ट्स को क्यों पूरी तरह से एक विलन बन के सामने नहीं आने देना चाह रहा। यहाँ पे क्या वो यूरोपियंस के साथ वफादार है, क्या वो एक यूरोपियन ब्रदरहुड दिखा रहा है और फेस सेव कर रहा है, अपना फेस सेव कर रहा है, या उस कर्ट से इंस्पायर है यहाँ पे और एक लॉयलिटी से दिखानी पड़ रही है उसके साथ। और क्योंकि कर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में, अपने एक आर्टिकल में द सप्रेशन ऑफ द सैवेज कस्टम में एंड पे क्या कर दिया, लिख दिया एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, कि जो सैवेज होता है, जो ब्रूट होता है, ये लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकता, इसे खत्म करना चाहिए। तो हिटलर वाली कंडीशन है जब उसने भी सेम लाइक ही बताया था कि ब्रूट्स जो हैं, जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, जो अपाहिज हैं, जो लूले लंगड़े हैं, जो इनवैलिड हैं, इनको तो जीने का हक ही नहीं, इनको खत्म कर दिया। और यहूदियों को भी, ठीक है, इन सबको मार देना चाहिए। मार्लो then met Kurt's cousin who told Marlowe that Kurtz was a great musician and a universal genius. मार्लो को यहाँ अभी भी कर्ट्स की पर्सनैलिटी अभी भी ओपन हो रही है, और इवन जब कजन मिलता है कर्ट्स का तो वो कजन तो नहीं जानता कि कर्ट्स ने आगे जाके क्या किया, वो तो उसको पहले से जानता है। तो वो उसे बताता है कर्ट्स वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन। अब उसका एक नया डायमेंशन हमारे सामने आता है कि वो एक म्यूजिशियन भी था एंड यूनिवर्सल जीनियस है। इसका मतलब है वो तो एक बंदा आप देखें जो म्यूजिशियन भी हो, जो पेंटर भी हो, और उसके अलावा आप देखेंगे इतनी आइवरी कलेक्ट कर सकता हो, इतनी अच्छी मैनेजमेंट कर सकता हो, ठीक है, और इतना अच्छी एलोक्वेंस है उसके अंदर, एक पॉलिटिशियन लाइक पावर भी है उसके अंदर, एक डेमोगॉग भी है, और इवन एक लोगों की किस तरह साइकोलॉजिकली किस तरह कैप्चर कर लेता है लोगों को। डिफरेंट पावर्स हैं कर्ट्स के पास। सो मार्लो गेव हिम सम अनइम्पोर्टेंट फैमिली लेटर्स फ्रॉम द पॉकेट। तो उसको कुछ फैमिली लेटर्स देता है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कर्ट्स की रेपुटेशन को खराब करने वाले नहीं है। जो कर्ट्स ने अपनी फैमिली को लेटर लिखे थे तो उस कजन को कुछ लेटर दे देता है। अ जर्नलिस्ट देन अकोस्टेड मार्लो। उसके बाद एक जर्नलिस्ट आता है मिलने के लिए, वो भी कर्ट्स के बारे में जानना चाहता है। ईगर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट कर्ट्स एज दे टॉक्ड, द जर्नलिस्ट टोल्ड मार्लो दैट कर्ट्स कुड हैव बीन अ ग्रेट पॉलिटिशियन फॉर एनी पार्टी। और जर्नलिस्ट बताता है कि कर्ट्स की यहाँ तो बहुत रेपुटेशन है, और कर्ट्स जो आर्टिकल लिखता है, जो अखबार के लिए कॉलम लिखता है या कोई चीज़ें भेजता था, उसकी वजह से यूरोप में उसकी वो बहुत मकबूल था, अपनी राइटिंग की वजह से और अपनी एलोक्वेंस की वजह से। और यहाँ पे वो ग्रेट पॉलिटिशियन बन सकता था, वो तो यहाँ पे आए तो इलेक्शन जीत सकता था।
और अपनी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता था, बिकॉज ही हैड द करिश्मा एंड द वॉइस टू इलेक्ट्रीफाई द लार्ज मीटिंग्स। तो उसके अंदर बड़ा जादू है, वो बड़ी अच्छी तकरीर कर लेता है, इलेक्ट्रीफाई द लार्ज मीटिंग्स। मार्लो गेव हिम कर्ट्स रिपोर्ट ऑन सैवेज कस्टम, इसको भी मार्लो क्या देते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो कि मार्लो के पास है ना सारे, सैवेज कस्टम्स के ऊपर उसको कुछ रिपोर्ट्स देते हैं, एंड द जर्नलिस्ट सेड ही वुड प्रिंट इट। मार्लो थॉट इट नेसेसरी टू विजिट कर्ट्स इंटेंडेड। अब आखिरी जैसे मिलना चाहिए, मार्लो खुद सोचता है कि मुझे जाके, जो कर्ट्स ने मुझे आखिरी जिम्मेदारी दी है वो है कर्ट्स की फियांसी, जो कर्ट्स की मंगेतर है, फियांसी है, इंटेंडेड है, उसको मिलना चाहिए। और हुज फोटोग्राफ कर्ट्स हैड गिवन मार्लो ऑन द वॉयज होम, उसकी तस्वीर भी दी थी उसने, कर्ट्स ने। तो अब इसको लग रहा है कि आखिरी लॉयलिटी का पार्ट यही होगा कि मुझे उसको मिलना चाहिए। मार्लो वेटेड फॉर हर इन हर ड्राइंग रूम अंटिल शी एंटर्ड। अब मार्लो जब मिलने के लिए जाता है तो आखिरी सीन यही है नॉवल का, किस तरह वो डार्क रूम है, किस तरह शाम हो रही है, बड़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ेंगे या आपने पढ़ी होगा। तो ग्लूमी एक एटमोसफियर है, और शी ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, जब आती है तो उसने अभी मॉर्निंग ड्रेस जो है वो पहन रखा है, ब्लैक ड्रेस पहन रखा है, शी स्टिल इन मॉर्निंग, यानी अफसोस अभी वो मना रही है, काफी दिन हो गए हैं तक। शी इमीडिएटली स्ट्रक मार्लो एज ट्रस्टवर्दी, सिंसियर एंड इनोसेंट। उसको मार्लो जो है, उस लड़की को मार्लो जो है वो ट्रस्टवर्दी लगता है, जैसे कर्ट्स ने ट्रस्ट किया था, तो मार्लो भी शायद इनोसेंट है, ऐसा लुक देता है वो। एज शी टोल्ड मार्लो दैट नो वन न्यू कर्ट्स एज वेल एज शी, वो मार्लो को बताती है कि जितना मार्लो कर्ट्स को वो जानती है ना, कोई भी नहीं जानता, यानी कर्ट्स को सबसे अच्छे तरीके से वही समझती है। और ये तकरीबन हर बंदा ही दावा करता है कि कर्ट्स को वो सबसे बेहतर जानता है, ताकि कोई भी अभी तक साबित नहीं हुआ कि उसे सही जानता हो। किसी को नहीं पता कि कर्ट्स एक्चुअली क्या चीज़ थी, लेकिन उसकी मंगेतर का ख्याल है, इंटेंडेड फियांसी का ख्याल है कि जितना वो जानती है ना, कोई भी नहीं जानता। ही स्ट्रगल टू मेंटेन हिज कंपोजर, तो ज़ाहिर है यहाँ पे वो बेचैनी फील करते हैं, और कैसे अपने कंपोजर को फिट रखता है कि ये कोई भी जेस्चर ना जाए उसके पास से, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू रिवील टू हर व्हाट कर्ट्स एक्चुअली बिकम ड्यूरिंग हिज टाइम इन द जंगल। तो उसे नहीं, इस बात को उसने छुपाना है किसी तरीके से, कि ना बताए कि कर्ट्स जो है यहाँ पे जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी थी, अगर वो म्यूजिशियन था, एक पेंटर था, एक एलोक्वेंट स्पीकर था, एक जीनियस था, या जो कुछ भी था, लेकिन वहाँ जो कुछ वो बन गया था ना, वो नहीं बताना चाहता उसे, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। या फिर ये आप ही ज़रा बताएंगे मुझे, या फिर वो कर्ट्स के साथ लॉयल है, और हर बंदा फिर कर्ट्स के साथ लॉयल हो जाता है। ये आखिरी प्रूफ है मार्लो पे जो उसने असर छोड़ा है कर्ट्स ने। कर्ट्स की थोड़े दिन ही उसका साथ रहा है, और कर्ट्स की पावर्स उस वक्त बहुत डाउन थी, बीमार था उस वक्त, अपनी फुल फ्लेज एनर्जी में नहीं था, इतनी वीक एनर्जी में था, बैटरी जब उसकी डेड होने वाली थी, तो भी कर्ट्स ने मार्लो पे एक असर डाल दिया है, अंदाजा लगा लें। और कर्ट्स अभी तक मार्लो से बाहर नहीं आया, और वो चाहता है कि नहीं नहीं। व्हेन शी आस्क्ड मार्लो टू टेल हर कर्ट्स लास्ट वर्ड्स, और जब आखिरी इम्तिहान इसका ये शुरू होता है, जब इंटेंडेड उससे पूछती है, कि यहाँ पे मार्लो का बहुत बड़ा टेस्ट है ये, और क्लाइमैक्स है ये नॉवल का, एक लिहाज से, एक सतह से, एक लेवल से, कि कर्ट्स के आखिरी लफ्ज क्या थे। अब वो तो उम्मीद ये कर रही है ना कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत लव करता था, और यकीनन कर्ट्स जो है वो कर्ट्स के आखिरी वर्ड्स क्या हो सकते हैं, वो क्या सुनना चाहती है, क्या थे उसके आखिरी वर्ड्स। मार्लो हेजिटेटेड, क्या बताया आखिर उसे उसके आखिरी वर्ड्स क्या थे। एंड देन लाइट, अल्टीमेटली हमने शुरू में पढ़ा था कि मार्लो, शुरू वाले चैप्टर आपको याद होंगे, कि मार्लो को एक चीज सख्त नफरत थी एक बात से, वो थी लाइस, झूठ से उसे बड़ी नफरत है मार्लो को, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए उसे। ये शुरू के पेजेस में आप देख सकते हैं उसको, एक चीज उसे सख्त नापसंद है, वो लाइट है। और एंड पे हम क्या देखते हैं, हिमसेल्फ लाइट, द लाइट नहीं बताता, सेइंग द लास्ट वर्ड्स ही प्रोनाउंस वाज योर नेम, कहते तुम्हारा नाम लिया था उसने मरते हुए, जब मरा था तो मेरे पास था और उसने पुकारा था, तुम्हारा नाम पुकारा था उसने।
द इंटेंडेड साइड एंड वेप्ट, वो एक लंबी आह भरती है और फिर रोती है बेहाल। तो मार्लो की टेल इज ओवर नाउ। इंटेंडेड की जो आह भरना है, उसके ऊपर रोना है, यहाँ पे टेल खत्म होती है। On board the Nelly, the anonymous narrator and the other men sit motionless. The narrator looks at the dark clouds, the overcast sky. This is the last, वो जो gloomy atmosphere है, dark clouds हैं, overcast sky and the Thames River, लंदन में जहाँ पे बैठे हैं, Thames River, which he now sees as flowing into the heart of an immense darkness. और एक्चुअली वो दरिया जो है वो बहता हुआ दूर जा रहा है, डार्कनेस है तो ऐसा लगता है डार्कनेस के अंदर वो जा रहा है। इसका एक मतलब ये है, और दूसरा मतलब है यूरोप को, जो कि लंदन सिटी के अंदर वो जा रहा है, तो सिविलाइज्ड लोगों की दिल के अंदर की गहराइयों में जो तारीकी है उसकी तरफ जा रहा है। एक पोइट्री की एक लाइन मुझे याद आती है, जैसे आपको कोई बताया था ना, काफ़ी पोइट्री मैंने उर्दू वाली शुरू में याद की थी, कुछ मुकाबलों में भी शरीक हुआ करता था जब स्टूडेंट था, तो अभी तक कोई ना कोई शेर मुझे अचानक से याद आ जाते हैं। अब तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, पोइट्री नहीं पढ़ता मैं। मुझे शेर याद आ गया, मोहब्बतों के चिराग गुल कर दो। मोहब्बत कहते हैं टेम्पल्स जहाँ पे बातें होती हैं। मोहब्बतों के चिराग गुल कर दो, इंसान के दिल में बहुत अंधेरा है। एनालिसिस ऑफ द पार्ट 3 हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड, ये हमारा आपका टॉपिक है। ये एनालिसिस मुकम्मल नहीं हो पाएगा, हम इसको शायद 2 हिस्सों में करेंगे, एक नेक्स्ट वीक तक में जाना पड़ेगा इसमें। खैर, थ्रू आउट पार्ट 1 एंड द 2 ऑफ द हार्ट ऑफ डार्कनेस, Kurtz is a shadowy figure whose name is dropped at different times and whose personality and importance eludes both Marlowe and the reader. तो जैसे कि हमारे हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे साथ भी वही हुआ, और जो मार्लो एक्सपीरियंस कर रहा था पार्ट 1 और 2 में, बिल्कुल एक शैडो की तरह कर्ट्स हमारे सामने आ रहे थे। ग्रेजुअली हमें कर्ट्स के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी की डायमेंशंस के बारे में पता चलता रहा, बल्कि नॉवल के एंड तक जो है हम उसके बारे में जानते रहे हैं। वो इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी मैनी साइडेड मैनी फोल्ड पर्सनैलिटी था। लेकिन थर्ड पार्ट में वो क्लियरली हम उससे मिल सके हैं, ऑन द पेजेस एटलीस्ट, और मार्लो उससे मिल सका है। Only after reading part 3, however, does Kurt's overall importance become clear and Conrad's design show itself. The novel is about the meeting of the two men. बिल्कुल एंड पे जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, जब दोनों ये मिलते हैं कर्ट्स और मार्लो, तो हमें काफ़ी एहसास होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे होल ऑफ द नॉवल इज knit, is weaved. Actually, the purpose is weaving is to the meeting of the two person, the two important two जो सेंट्रल फिगर्स हैं इस नॉवल के अंदर, वो मार्लो हैं और वो दैट इज अ कर्ट्स, और इनके दरमियान जो मिलना है, यही नॉवल का अगर स्ट्रक्चर देखें, डिज़ाइन देखें, इसके इसके स्टाइलिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स और स्ट्रक्चरल फीचर्स को देखें, तो उस साइड से जब एनालिसिस करेंगे तो ये ख़ास तौर पे हमें बात नज़र आती है। और बोथ एक्चुअली मिरर ईच अदर। इस यहाँ पे भी हमें इसका इशारा मिलता है कि मार्लो लॉयल क्यों है कर्ट्स के साथ। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि मार्लो क्यों लॉयल है, इसके बहुत डीपली आपको सोचना भी होगा और इस पर जवाब देना होगा। तो उसकी एक वजह ये है कि मार्लो, कर्ट्स और मार्लो में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों जीनियस हैं, दोनों अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कर्ट्स को कोई जान पाया है तो वो मार्लो है, क्योंकि मार्लो और कर्ट्स एक दूसरे को मिरर करते हैं। इसलिए कर्ट्स जब जैसे ही मार्लो को देखता है, तो जैसे एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा सोलमेट का, बिल्कुल सोलमेट एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। एक्चुअली उस टर्म किसी हद तक वो वैलिड है, इस सेंस में कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो बिल्कुल आपकी तरह का हो। हम सोलमेट उसको कह रहे हैं, ये वो चीप किस्म की लव स्टोरीज वाला सोलमेट नहीं है कि सोलमेट वो है जिससे आप मोहब्बत करें और आपका अदर पार्ट जो है। एक्चुअली सोलमेट का मतलब है, बल्कि बॉडी पार्ट का मतलब है, या ज़हन, हम ज़हन आदमी जो है, एक जैसे माइंड रखने वाला शख्स जो है वो आपको मिल सकता है।
तो देखा जाए तो कर्ट्स और मार्लो में फर्क चॉइसेस का है, ठीक है, दोनों ने चॉइसेस डिफरेंट ली हैं, अदरवाइज दोनों किसी हद तक एक दूसरे को मिरर है, एक दूसरे की सेल्फ है। तो दोनों में जो डिफरेंस है ना वो जस्ट जस्ट चॉइसेस का। ये पिछले दिनों एक मैंने मूवी भी इसी थीम के ऊपर देखी है, तो हार्ट ऑफ डार्कनेस कितना इन्फ्लुएंशियल है अभी तक जो है वो, इन आइडियाज को, इन टेक्निक्स को, इस तरीकों को अभी भी इस्तेमाल किया जाता है मूवीज के अंदर। अल्टीमेटली कॉनरेड सजेस्ट दैट कर्ट्स इज हु मार्लो मे बिकम। तो क्या सजेशन हमें यहाँ पे मिलते हैं कि कर्ट्स असल में क्या है जो मार्लो बन सकता था, मार्लो भी वैसा ही हो जाना था मार्लो ने, अगर मार्लो वही चॉइसेस ले जो कर्ट्स ने ली, क्योंकि कर्ट्स और मार्लो में कोई फर्क नहीं है, दोनों जीनियस हैं, दोनों जो हैं वो डीप हैं, दोनों मैनी साइडेड हैं, दोनों समझते हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंड करते हैं, फ्री स्पिरिट्स हैं, जीनियस हैं दोनों। अब दो जीनियस जो हैं, so Marlowe may become if he abandons all restraints while working on in the jungle। तो जंगल में अगर आप रिस्ट्रेंट सारी हटा दें तो मार्लो ही असल में कर्ट्स है, फिर मार्लो कर्ट्स बन जाएगा, और कर्ट्स अगर रेस्ट्रेंट लेता तो मार्लो बन सकता था, मार्लो की तरह या मार्लो से बेहतर भी बन सकता था। चॉइसेस का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे सारा। तो ये एक दूसरे की सोलमेट है, यानी एक ऐसा शख्स है जिसे देखकर आपको लगता है कि ये तो मैं हूँ, ये तो मैं ही तो हूँ, दूसरे लफ्ज़ों में, या मैं आप इसे जान पाते हैं कि ये बंदा कैसे सोचता है जो इसने किया है। और हम जिन लोगों से इंस्पायर होते हैं बेसिकली उसकी भी यही वजूहत होती है कि उन लोगों में हम खुद को देखते हैं, अपनी सेल्फ का मिरर हमें लगता है वहाँ पे कि हम ये सब हो सकते हैं, हम भी यही हैं अगर हम वो चॉइसेस लें। So part 3 emphasizes Kurt's god-like stature to show why Kurtz became what he did and how Marlowe retreats from this very fate जो है वो दोनों के लिए हो सकती थी, क्योंकि फेट एक है, एक ही चीज है दोनों, और बस उनके ट्रैक्स डिफरेंट हैं, उन्होंने चॉइस अलग लिया, और मार्लो ने बस रिट्रीट कर लिया अपनी फेट को, और किसी हद तक वो रिप्लेस भी कर सकता था। मार्लो अगर यहाँ पे एक रॉन्ग चॉइसेस लेता तो मार्लो में ये एबिलिटी थी कि वो कर्ट्स के बाद दूसरा कर्ट्स वहां बन जाता, रिप्लेस कर लेता उसको बिल्कुल। Throughout part 3, Conrad stress the absolute devotion that Kurtz inspires in his followers। तो तीसरे पार्ट में मैं कॉन्रेड जो स्ट्रेस करता नजर आता है, एक वो क्या चीज़ है, वो एब्सोल्यूट डिवोशन है, वो जो पावर है कर्ट्स के अंदर टू इंस्पायर अदर्स, कि जिसे वो कहता है ना कि उसे बस देखता है तो लोगों को अपना बना लेता है वो, और लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, बिल्कुल एक बहुत ही पावरफुल एक प्रॉफिटिक लाइक पर्सनालिटी है, जैसे क्राइस्ट लाइक। लेकिन क्राइस्ट में तो हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव वाइब्स थी ना, तो वो भी जिससे मिलते थे तो लोग उनके पीछे चल पड़ते थे, जब उनकी कहानी आप पढ़ते हैं तो इंस्पायर कर लेते थे। तो किसी हद तक मुझे लगता है, क्योंकि वेस्टर्न लिटरेचर आपको पता है बाइबल के बगैर तो नहीं मुकम्मल होता उनका, उनके बैक ऑफ द माइंड वो रिलीजियस थीम्स भी चल रहे होते हैं उनके अंदर। तो कर्ट्स को उसने एक एंटी क्राइस्ट बना दिया है। एक क्राइस्ट होता है, एक एंटी क्राइस्ट होता है, बिल्कुल क्राइस्ट लाइक पावर, लेकिन नेगेटिव पावर्स, ठीक है, पॉजिटिव पावर्स और नेगेटिव, यहाँ पे चॉइस है ना, जैसे हमने कहा ना, ह्यूमन इज द कम्बिनेशन ऑफ द गुड एंड द इवल, दोनों को कम्बिनेशन, ये एक्चुअली आप में से हर स्टूडेंट और मैं भी, हम सब जो हैं गुड और इवल दोनों रखते हैं अपने अंदर। फर्क क्या है, चॉइसेस क्या आप लेंगे, ठीक है, कि आप कौन सी चॉइस लेते हैं और कौन सी पे रिस्ट्रेंट करते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है, जैसे लास्ट मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि मार्क है, यार्ड स्टिक है, रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट जितनी आपके अंदर होगी। तो लास्ट कल पता नहीं मैंने कहीं पे मैसेज देखा, हजरत अली का स्टेटमेंट था कि ये जो सब्र है, अब सब्र के बारे में उनका जिक्र मिलता है कि सब्र पे उनका स्टेटमेंट था कि सब्र एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रेस्ट्रेंट भी कह सकते हैं, अगर आप इसे इंग्लिश में लेके चलें तो रेस्ट्रेंट है ना सब्र जो है। तो वो लिखते हैं कि जो लालच है वो जो जो उसे फॉलो करता है तो बादशाह गुलाम बन जाता है,
अगर वो फॉलो करता जाए, उसको रिस्ट्रेंट ना करे, सब्र सारे खत्म कर दे, और जो सब्र करते हैं तो वो गुलाम भी बादशाह बन सकते हैं। तो यानी सब्र एक ऐसी चीज, उन्होंने स्टेटमेंट में ये नतीजा निकलता था कि सब्र वो चीज है। पेशेंस भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा बहुत छोटी ट्रांसलेशन होगी। रिस्ट्रेंट जो है ना, यानी रिस्ट्रेंट है कि वो अगर आप रखते हैं तो फिर आप एक टाइम आएगा कि आप कॉन्कर कर सकते हैं, अगर आप डिजायर्स को कॉन्कर कर लें। यहाँ पे फिर बुधा का स्टेटमेंट भी आपके सामने आ सकता है कि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ वो है डिजायर्स, यानी रिस्ट्रेंट ना रखना। वो तो कहते हैं डिजायर्स खत्म कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं आपके। सो द हार्लेक्विन फॉर एग्जांपल स्पीक्स विद एंथुसियाज्म व्हेन स्पीकिंग ऑफ कार्ड्स। मसलन कर्ड्स का असर जो है वो नेटिव्स को तो आप छोड़ दें, वो तो उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, इतना एक्सपोजर नहीं है। हम नहीं कह रहे कि वो सैवेज हैं, वो जाहिल हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है वो इग्नोरेंट हैं। उनके पास वो मॉडर्न एक्सपोजर नहीं है, मॉडर्न वर्ल्ड का, इन चीज़ों का। जब आपके पास लैक ऑफ एक्सपोजर होता है तो आप इग्नोरेंट तो कहलाते हो। तो इग्नोरेंट्स तो एक नज़र की मार है कर्ड्स की, उनको तो वो स्लेव बना लेते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल हैं, जिनमें रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस हो सकती है, जिनकी जिनकी फायर वॉल्स लगी हुई हैं, पढ़े लिखों में हम यही कहते हैं कि फायर वॉल्स इनकी ज्यादा होती हैं, इनको आप डिसीव करना आसान नहीं होता ना। ये ईवल को, ये डिसेप्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हार्लेक्विन पे असर देखें, और फिर सबसे बड़ी पर्सनैलिटी तो मार्लो है जिसके ऊपर कर्ट्स ने फिर असर डाला है। इस पे सबसे कम चांस थे ना असर डालने, ये तो उसकी अपनी ही सेल्फ है ना। फॉर एग्जाम्पल हार्लेक्विन जो रशियन है, speaks with enthusiasm when speaking of कर्ट्स। ठीक है, he made me see things। क्या कहता है कर्ट्स के बारे में? he made me see things कहता है उसने मुझे सिखाया है कि कैसे देखना है मुझे चीजों को। he tells Marlowe, he adds, you can't you can't judge कर्ट्स as you would an ordinary man। ठीक है, कि कर्ट्स को समझा भी नहीं जा सकता इतनी आसानी से, और उसकी जो इंस्पिरेशन है, उसके जो इफेक्ट्स हैं उसकी पर्सनैलिटी के, तो जैसे मैंने वर्ड दिया एंटी क्राइस्ट है वो। This is an important statement because it reflects the idea that Kurtz feels he has moved beyond the judgment of his fellow men। तो क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है कि कर्ट्स को ऐसा लगता है, जब कर्ट्स बताता है हार्लेक्विन को, और कर्ट्स अपने बारे में क्या समझता है कि he has moved beyond the judgment of his fellow men, कि अब उसे कोई जज नहीं कर सकता उसकी ट्रू पर्सनैलिटी को। कोई इसे बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, लेकिन कोई इसे मतलबी कहेगा, कोई इसे कहेगा दौलत इकट्ठी कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन और कोई इंटेंडेड कहेगी कि वो मेरी मोहब्बत में वहाँ इंसानियत को सर्व कर ले और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है, तो जज नहीं हम कर सकते। कर्ट्स का अब ख्याल है कि उसे ट्रू मेरिट पे, जहाँ पे मैं वाकई हूँ, वो उस लेवल को, मुझे कोई ज़ाहिर लेवल को, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ कि सोने की कदर तो फिर ज़ाहिर सराफ कर सकता है, गोल्ड को वैल्यू कैसे ही काम आदमी कर सकता है जिसको पता ही ना हो, जो एलिमेंट्स में फ़र्क ही नहीं करता, तो उसके लिए तो लोहा ज़्यादा मजबूत है सोने से। तो उसकी कदर वही करेगा ना जो जानता है इसकी वैल्यू, ये उस लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन कर्ट्स का क्या ख्याल है कि अब कोई नहीं रहा उसके लेवल का, तो वो बहुत ऊपर जा चुका है। बाय अबैंडनिंग हिमसेल्फ टू हिज इनर मोस्ट डिजायर्स, लस्ट जिसे हम कहेंगे, कर्ट्स हैज अचीव्ड ए गॉड लाइक स्टेटस। और नेटिव्स के हाथ उसने एक गॉड लाइक स्टेटस जो है ना वो अचीव कर लिया है। और इनर मोस्ट डिजायर को जब उसने खुला छोड़ा है, अबेंडन कर दिया अपने, अब ये हिमसेल्फ से यहाँ मुराद है गुड सेल्फ जो है उसकी, अब उसके अपनी गुड साइड को बिल्कुल अबेंडन करने के बाद वो एक गॉड लाइक स्टेटस पे पहुंच गया है। नोट दैट दिस गॉड लाइक स्टेटस इज नॉट सिंपली एन इल्यूजन। ये कोई ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ये कोई उसका वहम नहीं है कि हम कहें कि वो तो एक नशे में है और जैसे खुद को खुदा समझता है, बस है नहीं, कोई इसमें कोई खास बात है नहीं, ऐसा नहीं है। कर्ट्स माइंड ये इसके जहन का एक खेल नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी है। फॉर द हेड्स ऑफ द नेबरिंग ट्राइब्स फॉल प्रोस्ट्रेट बिफोर कर्ट्स। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली उसने लोगों की जान ले लिया, जिंदगी मौत के फैसले शुरू कर दिए। एंड मोर सरप्राइजिंगली द वेरी नेटिव्स बीइंग फोर्स्ड इनटू स्लेवरी बाय द कंपनी अटैक मार्लो स्टीम बोट बिकॉज दे डू नॉट वांट कर्ट्स टू लीव।
और उसकी गॉड लाइक पावर को देखेंगे, वही नेटिव जिन पे वो रूल करता है, जिनको वो विप करता है, जिनको एक्सप्लॉइट करता है, जिनको उसने स्लेव बना रखा है, वो उसी के लिए अटैक कर देते हैं कंपनी के ऊपर, या स्टीम बोर्ड जो है मार लो इसके ऊपर, उसको ना लेके जाएं, या वो रोकना चाहते हैं, वो मैजिकल जो है वो इनकेंटेशन करते हैं ताकि किसी तरीके से हमारा गॉड को ना लेके जाया जाए यहाँ से. The site later on, the three natives covered in earth, and the wild woman reinforces Kurt's godlike stature. जब वो जा रहे होते हैं, वो साथ साथ भागते हैं और उन्होंने जो है ना अर्थ अपने ऊपर मल रखी होती है, और वाइल्ड वुमन जो है जिस तरह भागती है. He came to them with thunder and lightning. ऐसा लगता है कि जैसे गॉड आता है ना, थंडर और लाइटनिंग, बाइबल की तरह के गॉड जब आता है थंडर और लाइटनिंग में अपने आप को मौजेस के सामने लेके आता है ना, कि झाड़ी में खुदा बोलता है, ये लाइटनिंग में या थंडर में. जब वो पहाड़ के ऊपर हजरत मूसा खुदा से कलाम करते हैं तो लाइटनिंग में वो रिप्रेजेंट करता है ना खुद को. तो ऐसा लगता है कि ये नेटिव्स के लिए एक लाइटनिंग है, एक थंडर है उनके लिए. The Harlequin explains, and they had never seen anything like it. इवन हार्लेक्विन कहता है कि नहीं देखा मैंने आज तक ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा बंदा, ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं देखा है. Fulfilling what converts saw as the wish of the many Europeans, Kurtz has established himself as a violent force, ready to extract vengeance on anyone who disobeys his commands. ठीक है, वो क्या बन चुका है, has become the violent, powerful thunder force. ठीक है, और वेंजियंस उसका आप देख सकते हैं कि कोई उसको डिसोबे करे तो उसका सर काट के पोल पर लटका देता है. स्ट्रॉन्ग फैसला कर सकता है उस किसी भी मामले के बारे में. Ironically, however, Kurtz does not appear to fit this description physically. ये सारी डिस्क्रिप्शन तो हमें नजर आती है, गॉड लाइक, थंडर जो है वो पावर और इतनी कमांड, इतना इन्फ्लुएंस, इतना कुछ, लेकिन जब हम एक्चुअली उसको देखते हैं इमेंशिएटेड फॉर्म के अंदर, फिजिकली उसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी आयरॉनिकल है. ये पेल है, वो इमेशिएटेड, वीक है. ही इज ऑफन रेफर्ड टू बाय मार्लो एज ए शैडो ऑफ ए मैन. उसे तो लगता है ये तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक साया लगता है बस, एक अ मैन हु इज हॉलो एट द कोर. कर्ट्स जब कहते हैं मार्लोस के बारे में ये स्टेटमेंट देते हैं, द मैन हॉलो एट द कोर एंड हु एक्चुअली लॉन्ग्स फॉर हिज ओन डिस्ट्रक्शन. ठीक है, जो डिजायर कर रहा है कि वो बस अब खत्म हो जाए, किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहता है. In essence, coming to what Marlowe calls the various lust, जैसे मार्लो ने फ्रेज दी है, वेरियस लस्ट है. अच्छा ठीक है, जाओ. दरवाजा बंद कर. एक सेकंड बच्चों, छोटी बेटी आ गई इसको. So in essence, continue करते हैं. In essence, coming to what Marlowe calls the various lust, that he can possess any man has taken its toll on the Kurt's soul, a toll that is reflected in Kurt's withered frame. ठीक है, अब जब एंड पे हम इसे देखते हैं, एक विदर्ड फ्रेम है, एक एमेशिएटेड, एक पेल, एक बिल्कुल जैसे ईवल ने खा लिया है, एक ऐसा शख्स जिसने वेरियस लस्ट जो हैं वो प्रैक्टिस की हैं. वंस अ फॉर्मिडेबल टायरेंट, Kurtz is now an animated image of death carved out of old ivory. तो एक जमाने में तो एक टायरेंट था, जो जिंदगी मौत के फैसले करता था, लेकिन फिजिकली अब उसकी क्या हालत होगी, एनिमेटेड इमेज ऑफ डेथ carved out of the old ivory. ठीक है, इमेजेस और मेटाफर भी वही जंगल और आइवरी लिया है डिस्क्राइब करने के लिए कॉन्ट्रेड ने. एज कर्ट्स वाइल्ड वुमन इज ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ द जंगल. यहाँ पे अगर आप सिंबल्स में जाएंगे, एक टाइम पे हमें सिंबॉलिक एनालिसिस भी करना होगा, काफी चीजें सिंबॉलिक हैं. जैसे वाइल्ड वुमन रिप्रेजेंट करती है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द जंगल है, ये टोटल जंगल को रिप्रेजेंट करती है. कर्ट्स हिमसेल्फ इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द कंपनीज, ये कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कर्ट्स. टोटल अगर कंपनी एक सिंबल में आ जाए तो हम इसे कर्ट्स कहेंगे. A force that revealed
कंपनी क्या है, एक फोर्स है दैट रिवील्स इन इट्स ओन पावर ऑफ पावर्स sake. Recall how Kurtz turned his canoe around after coming 200 miles down the river after testing the power that his position afforded him. Kurtz could not return to the confining civilization of the Europe. और यहाँ आने के बाद, पावरफुल स्टेट लेने के बाद, जब उसने खुद को कन्वर्ट कर लिया अब, तो अब सिविलाइजेशन की तरफ वो लौट कर नहीं जा सकता, या नहीं जाना भी नहीं चाहता. टोटली he is now claimed by the jungle, by the dark forces. Besides implying the idea that Kurtz embodies the company, the passage is important because it suggests that even men with great plans, such as Kurtz, शुरू में इसके great plans थे ना, to civilize the natives, transform करना चाहता था, ignorants को knowledge देना चाहता था, इनकी जिंदगियों को बेहतर करने के प्लान थे उसके. Recall his painting and the ideas that how each station should be a beacon on the road to the better things. ये उसके आइडियाज थे. Can discover they are in fact exactly like the savages they are purporting to save. जिनको वो बचाने आया था, जहालत से बचाने आया था, जिनको इस प्रॉब्लम से निकालने आया था, ठीक है, जिनको सिविलाइज करने आया था, वो तो उनसे भी बदतर हो गया यहाँ पे. Underneath the sheen of civilization, there exists in every man a core of brutality. अगर इसे बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे हम देखेंगे तो ये एक ऐसा थीम है जिसे हम शायद एक और नॉवल पढ़ेंगे उसमें भी हम डीपली इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. उसमें भी द अंडर द सीन ऑफ एवरी सिविलाइजेशन देयर एग्जिस्ट इन मैन अ कोर ऑफ ब्रूटैलिटी. ठीक है, ये रियलिटी है कि हमारे जो डार्क फोर्सेस है वो कभी खत्म नहीं हो सकते. आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप उन्हें सिर्फ रिस्ट्रेंट कर सकते हैं. और रिस्ट्रेंट ही सिविलाइजेशन है, उन्हें कंट्रोल करना ही सिविलाइजेशन. आल्दो फ्राइड यहाँ पे कहेगा कि वो इड जो है, जो आपकी फोर्स है, जो आपके डिजायर्स हैं, वो तो नेचुरल हैं. आप एक्चुअली कल्चर जो है वो नेचर के अपोजिट एक कोड है बस. लेकिन वो एक एनालिसिस ऐसा है जो अभी आप वहाँ नहीं जा सकते, ज़्यादा डीप है, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. मैनी पीपल मैनेज टू सप्रेस दिस पार्ट ऑफ देमसेल्व्स बट कर्ट्स चूज टू कोट इट इंस्टेड. तो हमारा जैसे मैंने कहा ईवल और गुड का पार्ट जो है, तो ज्यादातर लोग सिविलाइजेशन में तो क्या है कि हम उसको सप्रेस करके रखते हैं, उसको कंट्रोल कर रखते हैं. ईवल डिजायर्स को जो है वो केज्ड कर लेते हैं, क्वारंटीन करके रखते हैं. लेकिन कोट किया किसने? कर्ट्स ने. कर्ट्स ने तो फॉलो किया है, लव किया है, उनको फुली फॉलो किया है लस्ट को. हिज प्रीवियस beliefs and the plans really meant nothing. There was no substance to them. This is why Marlowe calls Kurtz hollow at the core. जब वो कहता है ना कि hollow है at the core, सेंटर से बिल्कुल खाली है, अंदर से इसके अंदर कोई प्लान नहीं है, कोई इंसानियत का प्लान है ही नहीं inside that. Kurtz reports on the savage custom. लास्ट में वो एक रिपोर्ट देता है savage customs के ऊपर. Reflects this duality. Its opening pages are filled with grandiose plans for reform. ये जो duality है, इंसानियत की duality, जो हम कह रहे हैं ना कि man is a combination of good and evil, तो ये हमें उसके उस डॉक्यूमेंट में भी ये duality नजर आती है. वो हमें कर्ट्स के प्लान्स में भी नजर आती है. सेवेज कस्टम्स के ऊपर जो वो नोट्स लिखता है, जो आर्टिकल लिखता है, जो रिसर्च करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, बट इट्स ऑथर्स ट्रू फीलिंग फॉर रिवील्ड इन हिज पोस्टस्क्रिप्ट एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स. तो ये देखें ना, ये आखिरी स्टेटमेंट जो बिल्कुल अपोजिट है उसके प्लान से. In its skirts, abandoning all the previous cherished code of the conduct and morality that strikes Marlowe as a so fascinating. तो कर्ट्स जो है वो एक टाइम पे क्या था, उसके पास प्लान थे, वो रिफॉर्म करना चाहता था, वो सैवेजेस को सिविलाइज करना चाहता था, वो लोगों को नॉलेज की जो पावर है वो देना चाहता था, वो बांटना चाहता था, इल्म की रोशनी को लोगों को करेक्ट करना चाहता था. और अल्टीमेटली किस नतीजे पे पहुंचा? एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स. नो लॉन्गर प्रिटेंडिंग टू द फोर्स ऑफ सिविलाइजेशन एज द कंपनी डज. कि अब कर्ट्स वो स्टेज पे आ गया था कि प्रिटेंशन की तो जरूरत नहीं है, बनावट की जरूरत ही नहीं है, खुले आम अब वो फॉलो कर रहा था अपनी डिजायर्स को. कर्ट्स हैज मूव्ड. तो सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन यूरोप में क्या है कि अब जो आपकी इनर ओरिजिनल डिजायर्स हैं बस उसको पर्दे में रखें, दैट इज द सिविलाइजेशन. और ये इसने वो खत्म कर दिए थे. हैज मूव्ड बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द मॉडर्न मोरालिटी. मॉडर्न जो मोरालिटी है
उनकी जो पाबंदियां हैं, उनकी जो कन्फाइंस हैं, बहुत बियॉन्ड गुड और इवल जाके हिज आइडियाज बीइंग राइट एंड रॉन्ग खत्म हो चुके थे। जैसे नीत्शे का वर्क है ना, बियॉन्ड गुड एंड इवल, खैर वो अभी आपने नहीं पढ़ा। When Marlowe says that Kurtz had kicked himself loose the earth, he is metaphorically implying that Kurtz broke free from the restraints of the basic morality. यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है? When he says he had kicked himself loose the earth, कि उसने सारी moral values जो भी restraints थी सब की सब खत्म कर दी है। कोई morality नहीं है, कोई कोड नहीं है जिसको रोक सके, किसी बात पे उसे यकीन नहीं रहा है। A sense of the right and wrong खत्म हो चुका है, and creates order in the world। जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग आपके अंदर होता है वही ऑर्डर क्रिएट करता है माशरे के अंदर। क्योंकि अगर ये कोड ना हो तो हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे तो आप पुलिस फोर्स नहीं खड़ी कर सकते कि लोग क्राइम ना करें, लोग गुनाह ना करें, लोग ये तो कोड है ना जो लोगों के जहनों के अंदर मौजूद होता है, जिससे वो कोई भी ना उन्हें देख रहा हो तब भी वो राइट एंड रॉन्ग का फर्क समझते हैं और एक कोड को, एक ऑर्डर को फॉलो करते रहते हैं, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहते हैं। जो अगर आप ये ब्रेक कर देंगे तो फिर तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता। बट मार्लो देन qualifies this idea with confound the man, he had kicked the very earth to pieces। क्या मतलब है कि उसने सिस्टम जो है, वो कोड जो है, वो सिविलाइजेशन जो कल्चरल कोड है, जो गुड और इवल का सेंस है, वो ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स, कर्ट्स हैज नॉट क्रिएटेड ए न्यू कोड ऑफ कंडक्ट और मोरालिटी। और ये भी नहीं है कि उसने कोई न्यू कोड और न्यू कंडक्ट बना लिया, जैसे हम कुछ नॉवल में देखते हैं कि लोग जो है वो अपने कोड को फॉलो नहीं करते, अपने लोकल कोड को फॉलो नहीं करते तो वो नेशनल कोड को फॉलो करते हैं, उसको नहीं करते तो यूनिवर्सल कोड है, ह्यूमैनिटी का कोड है, एटलीस्ट उसको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, कर्ट्स के मामले में हर कोड खत्म हो चुका है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है गुड और इवल का, कोई जो सेंस है, आखिर कहीं ना कहीं तो आप गुड, इसको नहीं गुड समझते तो किसी और बात को तो जरूर समझते होंगे। तो ये जो है साइड है, ये कोड है, जो कोड ऑफ कंडक्ट एंड मोरालिटी है, दैट इज टोटली डिसमिस्ड। ये नहीं है कि उसने पुरानी खत्म करके तो अपनी एक जनरेट कर ली है, उसको भी फॉलो नहीं, वो है ही नहीं बिल्कुल। ही हैज डिसमिस्ड द वेरी आइडिया ऑफ द मोरालिटी ऑल टुगेदर। उसने आइडिया ऑफ मोरालिटी ही उठा के डस्टबिन में फेंक दिया कि क्या गलत क्या सही, ये बात ही छोड़ दी। This is why Marlowe cannot appeal to him in the name of country, finance or even humanity। इसलिए मार्लो जितनी भी कोशिश कर ले, ना तो आप उसे इंसानियत के नाम पे कवर कर सकते हैं, ना ही फाइनेंस के नाम पे, ना ही कंट्री के नाम पे। कर्ट्स को नहीं चाहिए, कर्ट्स को पैसों से भी आप नहीं खरीद सकते, फाइनेंस भी उसे मुतासर नहीं करती। ये भी मोरालिटी नहीं है कि मैं अमीर तरीन शख्स बनना चाहता हूँ, ये भी नहीं है कि वो कंट्री में बहुत फेमस और पावरफुल होना चाहता हूँ, कंपनी में कोई बड़ा नाम लेना चाहता हूँ। ये भी नहीं है कि वो कोई ह्यूमैनिटी के लिए कोई चलो बड़ा काम करना चाहता हूँ, कंपनी को मैं नहीं मानता, नेशनैलिटी को नहीं मानता, लेकिन चले इंसानियत को मानता हूँ, ये भी नहीं मानता। कर्ट्स ने ये सब खत्म कर दिया, ये सारे चेन्स वो ब्रेक करता करता ह्यूमैनिटी ब्रेक का चेन जो फाइनल हमारे साथ टच में आता है, वो भी नहीं है उसके पास। लाइक फ्रैंकेनस्टाइन्स क्रीचर। ठीक है, फ्रैंकेनस्टाइन अगर आपने नॉवल पढ़ा हो, मैरी शैली का है, ये पीबी शैली की वाइफ थी, उन्होंने लिखा था फ्रैंकेनस्टाइन। बहुत फेमस नॉवल है, एक डरावने वाला, एक साइंस फिक्शन नॉवल है। आई रिकमेंड यू अगर आप ये पढ़ना चाहें। तो वो फ्रैंकेनस्टाइन क्रीचर बन चुका है। कर्ट्स इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। कर्ट्स इज इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। कर्ट्स इस दुनिया में तो है लेकिन इस दुनिया का नहीं है। ठीक है, दुनिया में है लेकिन इस दुनिया का नहीं है। यहाँ के रूल ज़ाब्ते की सारी तहें ब्रेक करता 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 उसने सब खत्म कर दिया। आपने अब बताना है जो मैंने बताया है, थोड़ा और डिटेल से, थोड़ा और समझ के। मैंने रेफरेंस भी देता हूँ आजकल तुम्हारे साथ, पाल दो। मुझे ये डर होता है कि आप जानते नहीं अदर बुक्स को, इतना रीडिंग आप इतनी ज़्यादा नहीं है आपकी। ये नोट कर लीजिए अपनी 2 असाइनमेंट जो आपने इस वीक में करनी है, क्योंकि हमारी डबल क्लास होती है तो आपको दोनों क्लासेस एक साथ होती हैं और एक ही दिन आपको दोनों असाइनमेंट लेनी होती है। असाइनमेंट 8 और 9 आई थिंक ये बनती है। अगर ये नंबर गलत होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, 9 और 10 तो नहीं है, आई थिंक 8 और 9 है। सो व्हाट इज कर्ट्स आइडिया ऑफ मोरालिटी? एक सवाल तो ये है, ये अभी हमने डिस्कस किया है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, हमारे जो आज लेक्चर का पार्ट 1 था वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया है,
वो हमारे लिए एक हो गया है उसके साथ, जो खैर आपने अगर सुन लिया है तो कोई इशू नहीं है। सेकंड पार्ट आ गया है रिकॉर्डिंग में, ये आपको मिल जाएगा। एंड असाइनमेंट 9 इट एक्सप्लेन एंड एनालाइज द पोस्ट स्क्रिप्ट एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स। दोनों असाइनमेंट काफ़ी मिलते जुलते भी हैं, लेकिन आपने इन्हें अलग अलग फॉर्म में करना है। दो असाइनमेंट हैं, सेपरेट हैं, और आपके पास पूरा वीक है इसको करने के लिए।